Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student and viewer, today we are going to start the next chapter of class 9th biodiversity. Biodiversity जो है it is a Greek words जिसमें हमारे पास बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है जी? वैरायटी विद इन और अमंग दी स्पीशीज़। तो अगर हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें और इसको डिफ़ाइन करें तो हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स present in the world is called बायोडाइवर्सिटी। दुनिया के अंदर जितने भी जानदार चीज़ों की किस्में पाई जाती हैं, जितनी भी वैरायटी पाई जाती हैं, ठीक है, उन तमाम वैरायटी का जो सम है या जो टोटल है वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब वैरायटी विद इन स्पीशी मतलब एक ही स्पीशी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। बाज़ दफ़ा एक ही स्पीशी जो है उसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। अब ये डाइवर्सिटी या ये जो वैरायटीज़ आती हैं ये किस वजह से आती हैं कि जानदार बहुत सारे कैरेक्टर्स में, बहुत सारी खुसूसियात में एक दूसरे से क्या होते हैं जी? मुख्तलिफ़ होते हैं। जैसा कि मॉर्फोलॉजी में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल फीचर, ऑर्गेनिज्म के जो बैरूनी खुसूसियात होती हैं, जैसा कि उनका साइज़, उनकी शेप, उनका कलर, ये सारी चीज़ें भी डिफरेंस हो सकती हैं। अगर कोई एक चीज़ में भी डिफरेंस आएगा तो वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो वाली स्पीशी नहीं होगा बल्कि कोई और स्पीशी होगा। ठीक है, अगर एक चीज़ भी डिफरेंस, अगर कोई मतलब शेप डिफरेंस है तो नई स्पीशी होगी। समझ आ रही कि नहीं आई? इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कलर डिफरेंस है तो वो स्पीशी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसी तरह साइज़ है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी भी हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं, उनके अज़ा की जो वर्किंग है, इंटरनल स्ट्रक्चर, जो उनके अंदरूनी साख्तें होती हैं, सेल, टिशू, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, इनकी जो वर्किंग होती है उसमें भी डिफरेंस हो सकती है। इसके अलावा फिर जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स जो है ये भी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ हेरिडिटी कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हाउ कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में कैसे मुंतकिल होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी? जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स में हर ऑर्गेनिज्म का जो जीन पोल होता है, उसके अंदर जो जीन्स का कम्बिनेशन होता है, उसके डीएनए के अंदर जो मालूमात होती है मुख्तलिफ़ खुसूसियात की, वो भी मुख्तलिफ हो सकती है। तो ड्यू टू दीज सरकमटेंसेस, ठीक है, इन वजूहात की बुनियाद पे हमारे पास क्या होता है जी? ऑर्गेनिज्म की वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। और ज़मीन पर जितनी भी जानदार चीज़ें पाई जाती हैं, जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की जानदार चीज़ें पाई जाती हैं, उन तमाम की तमाम जो जानदार चीज़ें होती हैं उनका जो मजमुआ होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है जी? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अगर हम और इसको और सिंपल करें तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन दैट सम ऑफ all the different kinds of living organism present on the universe is called बायोडाइवर्सिटी। ज़मीन पर जितनी मुख्तलिफ़ किस्म की जानदार चीज़ें पाई जाती हैं, जितनी किस्म की, हर एक जानदार दूसरे से इनमें से
तमाम सर्कमटेंसेज में या कम अज़ कम एक फील्ड के अंदर भी डिफरेंट होगा तो वो एक अलग क्या होगा, वैरायटी कहलाएगा। तो कायनात के अंदर जितनी मुख्तलिफ़ किस्म की जानदार चीज़ें पाई जाती हैं, उन तमाम चीज़ों का जो मजमुआ है, जो टोटल है, जो सम है, वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो सम ऑफ all the different kinds of living organism present on the earth is called biodiversity, is called biodiversity। ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, अगर हम वर्ल्ड डाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी is derived from two Greek words, bio mean life, mean living organism, और diversity mean variety within species or among the species। सो बाय कंबाइनिंग दीज टू वर्ड्स, इन दो अल्फाज को इकट्ठा करने से हमारे पास एक कंबाइन वर्ड बनता है जो कि बायोडाइवर्सिटी है, और उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या है जी, सम ऑफ ऑल दी लिविंग, ऑल दी डिफरेंट, सॉरी, ऑल दी डिफरेंट kinds of, all the different kinds of living organisms on the universe। यूनिवर्स कहते हैं कायनात को। कायनात में जितने मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं वो सब के सब मिलाकर क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जी, बायोडाइवर्सिटी। सम ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लिविंग और बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, साइंटिस्ट, टेक्सानोमिस्ट, हमारे पास 2 मिलियन है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ? व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो हमारे पास टोटल कितनी है जी बायोडाइवर्सिटी? 2 मिलियन है। 2 मिलियन मीन्स 20 लाख। हमारे पास 20 लाख मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं, 20 लाख मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से हमारे पास तकरीबन 1.5 जो है वो क्या हैं जी, एनिमल्स हैं, और 0.5 जो हैं वो क्या हैं जी, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स की वैरायटी पाई जाती हैं। तो दिस इज़ आवर टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। हमारी कायनात के अंदर टोटल कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जी? 2 मिलियन का क्या मतलब है? 2 मिलियन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये टोटल ऑर्गेनिज्म नहीं है, टोटल तो 7 अरब सिर्फ इंसान हैं, टोटल को तो कोई काउंट, इतने किस्म के जानदार हैं और हर एक जानदार दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। तो टोटल जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जी, बायोडाइवर्सिटी उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट जो हैं, अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान की अगर बायोडाइवर्सिटी है तो पाकिस्तान में 6000 प्लांट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट, मतलब 6000 मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर 23000 डिफरेंट किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इन पाकिस्तान there are 6000 different kinds of plants। ठीक है, we have defined some of different kinds of organisms is called biodiversity। so in Pakistan 6000 different types of plants, different variety of plants present, and 23,000 different types of animals। some are mammals, some are birds, some are other vertebrates and some are simple invertebrates। तो ये ठीक है, हमारे पास जो है ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी 2 मिलियन है, 20 लाख है, उसमें से 15 लाख 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं और बाकी जो 0.5 या 5 लाख जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं। टेक्सानोमिस्ट बिलीव दैट, उनका ये ख्याल है, उनका ये यकीन है कि दुनिया की जो टोटल आपके पास बायोडाइवर्सिटी है वो तकरीबन कितनी है, 100 मिलियन है, यानी 1 करोड़ के करीब है। इतनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइप्स दुनिया के अंदर पाई जाती हैं।
आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये क्या हो रही हैं जी, डिस्कवर हो रही हैं। लेकिन अभी तक हमें जो एग्जैक्ट हमें जो डिजिट का पता है वो कितनी है जी, 2 मिलियन, 20 लाख मुख्तलिफ़ किस्म की जानदार चीज़ें अभी तक क्या हो चुकी हैं जी, डिस्कवर हो चुकी हैं। अब ये जितनी भी जानदार चीज़ें हैं ये किधर पाई जाती हैं जी, शाबाश, ज़मीन पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा था बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कि ज़मीन पर जानदार चीज़ों की तकसीम का जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, बायोजियोग्राफी। इन द बायोजियोग्राफी वी हैव स्टडी दैट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर ज़मीन पर जानदार चीज़ें कैसे तकसीम हैं, उनकी तकसीम को हमने डिटेल से पढ़ा था। तो यही जो, ठीक है, 2 मिलियन आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ज़मीन पर, ठीक है, क्या है जी, तकसीम है। और इनकी जो तकसीम है वो क्या है जी, यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है, मतलब एक थ्रू आउट द वर्ल्ड ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। देर आर सम पार्ट्स in the world where there is larger number of organisms। समझ आ रही कि नहीं आई? दुनिया के बाज़ जो इलाके हैं वहाँ पे जानदारों की तादाद क्या है जी, ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो लाइफ पाई जाती है वो किधर पाई जाती है जी, ट्रॉपिक्स पे पाई जाती है। ठीक है, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स जो हैं ये वो एरिया हैं जो कुल मिलाकर 60% बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं जी, होल्ड करते हैं। ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स ये वो इलाके हैं जहाँ पे दुनिया की 60% जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन इलाकों में पाए जाते हैं। अब ज़रा हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर अर्थ, इट इज़ नॉट राउंड, इट इज़ सेमी, ठीक है, सेमी सर्कुलर लाइक एग, ये बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, ये बेजवी शक्ल की होती है, बिल्कुल गोल नहीं होती। दिस इज सन, ठीक है। वी स्टडी स्टार प्लेनेट इन द एस्ट्रोनॉमी में इस सिस्टम को जिसमें हम स्टार और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं सोलर सिस्टम कहा जाता है। समझे, एक फैमिली है पूरी जहाँ पे 8 या 9 सितारे हैं और एक सूरज है। इस ख़ानदान को हम क्या बोलते हैं जी, सोलर सिस्टम बोलते हैं। और सोलर सिस्टम में अगर आप देखो तो सूरज जो है वो सेंटर में होता है, बाकी सितारे जो होते हैं वो इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। प्लैनेट्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, गोल रास्तों में अराउंड द सन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिक्स कौन से होते हैं। तो वो इलाके जो सूरज के बिल्कुल सामने होते हैं, जो सूरज के बिल्कुल सामने होते हैं, जहाँ के पे सूरज की शुआएं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इन सारे एरिया को हम क्या बोलते हैं जी, ये क्या है, ट्रॉपिक्स हैं। ये क्या हैं, ट्रॉपिक्स हैं। ट्रॉपिक्स कौन से एरिया होते हैं, ये वो इलाके होते हैं जो बिल्कुल सूरज के सामने होते हैं। ठीक है, वी आर स्टडीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। हम ज़मीन पर देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो अभी तक हमने देखा है कि इनकी जो तकसीम है ये एक जैसी नहीं है, बाज़ इलाकों के अंदर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसा कि मैंने कहा, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स होल्ड द 60% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 60% जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किधर पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आर ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स वो एरिया होते हैं जो बिल्कुल सूरज के सामने होते हैं। ठीक है, लाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है और लाइट की इंटेंसिटी जो होती है, रोशनी की जो शिद्दत होती है, यानी क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। समझ आ रही कि नहीं आई? अब आपको पता है ना, लाइट क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो तो आप ऐसे प्रूव करोगे कि आप घर में, ठीक है, आपके लॉन में
ज़रूर सब्ज़ा होगा उसके ऊपर कोई, ठीक है, ऐसी चीज़ उसको कवर कर दो किसी चीज़ से कि वहाँ तक सूरज की रोशनी न जाए, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो घास होगी वो कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, वो येलो। येलो होने का क्या मतलब है कि इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है। समझ आ रही है ना? इसका क्या मतलब है कि अब ये जो ट्रॉपिक्स होते हैं यहाँ पे सूरज बिल्कुल सीधा लगता है, लाइट की शिद्दत ज़्यादा होती है, रेडिएशन की क्वालिटी अच्छी होती है, एनर्जी अच्छी होती है, यहाँ पे क्लोरोफिल ज़्यादा बनता है। क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस, वो अमल है जिसमें पौधे खुराक बनाते हैं, ये भी ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी इतनी क्या बनेगी, फूड बनेगी, और जितनी फूड होगी इतने ही एनिमल वहाँ पे ज़्यादा होंगे। यही वजह है कि आपने नेशनल ज्योग्राफिया पे देखा होगा कि जितने भी ये एनिमल्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, ये अफ्रीका के अंदर आपको नज़र आते हैं। अफ्रीका के अंदर हर तरफ आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह यह है कि ये ट्रॉपिकल एरिया है, ये, ठीक है, इलाका ख़त्ते हारा पे वाक़या है। ट्रॉपिक्स ख़त्ते हारा को कहते हैं, ज़मीन के गर्म इलाके होते हैं जहाँ पे सूरज की क्वालिटी अच्छी होती है और बेहतरीन, वहाँ पे क्या होता है जी, क्लोरोफिल की सिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, फूड ज़्यादा होती है, वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होती है, सब्ज़ा ज़्यादा होता है, प्लांट्स ज़्यादा होते हैं और एनिमल भी ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि दुनिया की ज़्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी है वो किधर पाई जाती है जी, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स। अब इसके साथ वाले जो एरिया हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी थोड़ी सी टेढ़ी पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिक्स। इसके नीचे जो हैं ये टेम्परेट रीजन आ जाता है। कौन सा रीजन आ जाता है? टेम्परेट। वी आर लिविंग इन द टेम्परेट रीजन, हम इस इलाके में पाए जाते हैं। और ये वाला इलाका जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचते पहुँचते बिल्कुल इसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, इस एरिया को क्या बोलते हैं जी, टंड्रा। क्या बोलते हैं? टंड्रा। टंड्रा के अंदर बच्चे जो लाइट पहुँचती है ना, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसकी शिद्दत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पर, ठीक है, लाइट फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के काबिल नहीं होती, वहाँ पे क्लोरोफिल कम होता है। यही वजह है कि देखो आपका जो इलाका है ये ज़्यादा सब्ज़ है, ठीक है। जब आप ऊपर वाले साइड चले जाओ, ठीक है, कगान की, ठीक है, पहाड़ियों की तरफ आप अगर जाओ, आपने गौर करना है, वहाँ पे सब्ज़ा कम होता है। कभी आपने, ठीक है, गौर भी करना है जब आप वहाँ पे जाओगे। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम हेयर, ठीक है, दिस इज़ अवर टेम्परेट रीजन, मरी, कश्मीर, अवर, ठीक है, बालाकोट, जो शनक्यारी या पखल का जो मैदान है, ये किसके अंदर आता है जी, टेम्परेट रीजन के अंदर आता है। यहाँ पे सब्ज़ा ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है लाइट की, यहाँ पे धूप लगती है, उसमें असर होता है। और ये जो धूप का असर है, ये जो इंटेंसिटी है ना, ये क्लोरोफिल बनने और फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अब जितना ज़्यादा क्लोरोफिल बनेगा इतना ही ज़्यादा सब्ज़ा होगा। यही वजह है कि हेयर इन समर वी सी ग्रीनरी एवरीवेयर, हमें हर जगह सब्ज़ा नज़र आता है। बट वी मूव फ्रॉम हेयर, जब हम बालाकोट से ऊपर जाएं, बाबू सर टॉप की तरफ जाएं, तो सब्ज़ा क्या होता जाता है, कगान के बाद आस्ता आस्ता करके सब्ज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह क्या है, वहाँ पे सब्ज़ा क्यों कम है जी? क्योंकि ये इलाका टंड्रा कहलाता है और टंड्रा तक पहुँचते पहुँचते लाइट की क्वालिटी बिल्कुल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। या यूँ भी कह सकें कि इसके अंदर शिद्दत इतनी कम हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस को ये सपोर्ट नहीं करती। यही वजह है कि वहाँ पे आपको सब्ज़ा कहीं कहीं टुकड़ों में, आपको पैचेस में आपको सब्ज़ा नज़र आएगा। जब वहाँ पे सब्ज़ा नहीं होगा, वहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे, तो वहाँ पे एनिमल भी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है ना, साइल जो है, मिट्टी जो है, किसी इलाके की मिट्टी जो है, वो भी बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। जैसा कि जहाँ की मिट्टी ज़रखेज़ होती है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, सहरा में बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह ये चंद एक जो हैं, ये क्या हैं जी, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज़ द टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड? व्हाट इज़ द टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स? हाउ बायोडाइवर्सिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड? हाउ कैन वी distribute the world into different parts on the basis of sunlight it receive? हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को कैसे तकसीम कर सकते हैं इस बुनियाद पे कि वो कितनी लाइट की क्वालिटी को रिसीव करती है, ठीक है। इफ़ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ इन फ्रंट ऑफ सनलाइट एंड सन रेज reaches
with good quality it is called tropics. और ट्रॉपिक के साथ में क्या होते हैं जी, सब ट्रॉपिक्स होते हैं. These two area are the thickly populated with plants and animals. और ये दो जो इलाके होते हैं यहाँ पे सब्ज़ा भी ज़्यादा होता है और जानवर भी ज़्यादा होते हैं. फिर उसके बाद टेम्परेट रीजन है, एवरेज आपके पास बायोडाइवर्सिटी होती है इधर. और टंड्रा जो होता है ये बिल्कुल क्या होता है जी, बहुत कम यहाँ पे आपको सब्ज़ा, आपको खाली पहाड़ नज़र आएंगे, आपको बैरन रॉक्स नज़र आएंगे, नंगे पहाड़ नज़र आएंगे और कहीं कहीं आपको सब्ज़ा नज़र आएगा. यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल भी कम होते हैं. तो ये इसके क्या है जी, चंद एक इसकी हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है. तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किधर पाई जाती है जी, ट्रॉपिक्स में पाई जाती है, अफ्रीका या इसके जो करीबी इलाके होते हैं. फिर उसके बाद सब ट्रॉपिक्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज़ है, इस तरह के जो ममालिक हैं. और फिर उसके बाद टेम्परेट है. और टंड्रा के अंदर बिल्कुल आपको प्लांट्स और एनिमल नज़र नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी मच अवे फ्रॉम द सनलाइट. ये सूरज की रोशनी से बहुत दूर होते हैं और ये उसके सामने भी नहीं होते. लाइट क्रॉस बिल्कुल ठीक है बेंड होकर लाइट रेडिएशन पड़ती हैं. वहाँ पर अगर आप खड़े हो जाओ ना बाबू सर टॉप, तो आपको धूप में असर नज़र नहीं आएगा. वजह क्या है? वहाँ पे लाइट की क्वालिटी और लाइट की इंटेंसिटी इस काबिल नहीं होती. उसके बाद हम देखेंगे जी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाई वी आर स्टडीइंग द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है जी, इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी असल में है क्या है कि हमारे पास ज़मीन पर कायनात के अंदर जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते हैं, ठीक है, इंसान एक किस्म का है, बिल्ली एक किस्म की है, चूहा एक किस्म का है, आम का दरख्त एक किस्म का है, सेब का दरख्त एक, मतलब जितने भी हम टोटल काउंट नहीं करते, हम एक एक स्पीशी को के एक इंडिविजुअल को काउंट करते हैं. टोटल आबादी को हम नहीं देखते, हम टोटल मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों को देखते हैं. वो जो 20 लाख मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं वो हमारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है. अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं जी. तो सबसे पहले क्या है, सोर्स ऑफ फूड. सोर्स ऑफ, पहली हेडिंग आपने क्या देनी है, बायोडाइवर्सिटी एज ए सोर्स ऑफ फूड. तो गौर से सुनना है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है असल में ये क्या होते हैं जी, प्लांट्स और क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं. तो प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स को हम क्रॉप्स की सूरत में यूज़ करते हैं, फसलों की सूरत में. जैसा कि देखो राइस है, मेज़ है, वीट है, समझ आ रही कि नहीं आई. इसी तरह बारले है. तो ये और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनको हम उगाते हैं और उनसे अनाज हासिल करते हैं. देखो नदर नो राइस, देखो राइस किससे मिलता है, और राइस प्लांट से. और राइस प्लांट क्या है, बायोडाइवर्सिटी है. मकई का आटा, फ्लोर, गंदम है, और गंदम मकई से आप कई चीज़ें बनाते हो. फिर ये है, जो है, ये सारी चीज़ें आप कैसे हासिल करते हो, बायोडाइवर्सिटी से. ठीक है. इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स को आप किसके लिए यूज़ करते हो, वेजी. वी आर स्टडीइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंस टू अस. तो पहली हेडिंग हमने क्या दी है, एज ए सोर्स ऑफ फूड. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. प्लांट्स में क्रॉप्स को अनाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को वेजिटेबल सब्जियों के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं जी, एज ए फ्रूट्स हम क्या करते हैं, इस्तेमाल. पहला पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ. नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, अगर हाँ सॉरी एनिमल. तो एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स को हम क्या करते हैं, मीट यूज़ करते हैं. ठीक है. बहुत सारे एनिमल की हम वूल यूज़ करते हैं, ऊन वगैरह, सॉरी ऊन इधर नहीं आएगी. इसी तरह बहुत सारे के हम एग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे का हम क्या करते हैं, मिल्क के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. तो फूड में पहला पॉइंट आपने दिया एज ए सोर्स ऑफ फूड, उसमें लिखना है आपने मैनी प्लांट्स आर यूज बाय द ह्यूमन एज ए सोर्स ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, वीट, बार्ले आर यूज एज ए कॉर्न, अनाज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. मैनी प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ वेजिटेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एंड we obtain fruit from some plants like apple, mango,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, देर आर सम एनिमल्स विच आर यूज फॉर source of meat, there are some birds which are source of eggs, and there are some animals which are used for which are used to obtain the, जिससे हम क्या हासिल करते हैं जी, दूध हासिल करते हैं। दूसरा जो है जी सोर्स ऑफ मेडिसन, सोर्स ऑफ मेडिसन, ऑलमोस्ट all the medicines are obtained from the living organism। अद्वियात, हम इंसान हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे जो सिस्टम है बाज़ दफ़ा उनके अंदर कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है, तो डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं, वेन एवर आवर बॉडी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, जब हमारे जिस्म का कोई ऐसा सही तरीके से काम नहीं करता तो उस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं। और डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मेडिसन की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अभी पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था मलेरिया। मलेरिया एक क्या था जी, एक डिजीज़ है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जानें ली हैं। तो जब तक इसकी मेडिसन डिस्कवर नहीं हुई थी, ये क्या था, अनट्रीटेबल था, इसका कोई इलाज नहीं था। समझ आ रही नहीं आई? तो इसकी जो मेडिसन है उसको क्या कहते हैं, क्विनीन। क्विनीन जो है ना, ये दरख्त से निकाली जाती है, और उस दरख्त का नाम भी मैंने आपको बताया था, सेंचोना। सेंचोना ट्री जो होता है ना, उसके छिलके से ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं क्विनीन को, और उससे ये क्या करते हैं, मलेरिया के मरीज़ों का इलाज करते हैं। इसी तरह बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, जैसा कि आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन का, समझ आ रही कि नहीं? बच्चों को अक्सर ये दी जाती है जिल की बीमारी के लिए। इस तरह पेनिसिलिन जो है ना, ये फंजाई से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह आपने एरिथ्रोमाइसिन का नाम सुना होगा, एरिथ्रो सुना है नहीं सुना? एरिथ्रो वो रेड कलर की जो टैबलेट होती है, आपके गले का इन्फेक्शन हो, थ्रोट का इन्फेक्शन हो, तो ये भी किससे हासिल की जाती है, फंगस से। नियोमाइसिन है, ये सारी की सारी जो टैबलेटें ये किससे हासिल की जाती हैं जी, फंजाई से हासिल की जाती हैं। बहुत सारी इसी तरह जो मेडिसन्स हैं, जैसा कि कैफीन है, कोकेन है, ये असल में एनाल्जेसिक हैं। क्या हैं? असल में ये ड्रग्स हैं। इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करना वो ड्रग अब्यूज़ कहलाता है, वो नशा कहलाता है। इनकी लार्ज क्वांटिटी और विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, अगर आप कैफीन, ठीक है, मॉर्फिन या कोकेन को अगर आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो ये क्या कहलाता है, नशा कहलाता है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे दर्द के लिए, एनाल्जेसिक ड्रग वो होती हैं जो पेन किलर होती हैं, जो दर्द को दूर करने के लिए दी जाती हैं, तो असल में ये कैफीन, कोकेन या जो मॉर्फिन होती हैं, ये एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं। ये ऐसी दवाइयाँ हैं ऑपरेशन के बाद के दर्द या कैंसर वगैरह के दर्द या इस तरह के जो शदीद किस्म के दर्द होते हैं, उनको दर्द को कम करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती हैं। समझ आ रही कि नहीं आई? तो हमने इनका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया, वो क्या कहलाता है, ड्रग अब्यूज़ कहलाता है। बट इफ़ दे आर यूज अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ डॉक्टर, दे आर कॉल्ड मेडिसिन्स। इनको क्या कहते हैं, मेडिसिन्स कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एक और इसका बेनिफिट है, दो हमने पढ़ लिए। एक हमने पढ़ा सोर्स ऑफ फूड, डिटेल से मैंने बताया। सोर्स ऑफ मेडिसिन्स बहुत सारे प्लांट से, ठीक है। इसी तरह आप मिंट की अगर बात करो, पुदीना हमारे यहाँ अक्सर इस्तेमाल होता है। समझ आ रही कि नहीं आई? तो मिंट है, इसी तरह वो सुंबल जो इस्तेमाल होता है। तो इनसे बहुत सारी और भी, ये हम तो ऐसी जगह पे रह रहे हैं ना जहाँ पे जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं या उनके जो स्टेम्स होते हैं या उनके जो लीव्स होते हैं या उनसे जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जो जूस वगैरह, उसको मुख्तलिफ मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है जी, एज ए सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, एज ए सोर्स ऑफ, तीसरा कौन सा है, सोर्स है इंडस्ट्री, किसको कहते हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल। संतों के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का भी सोर्स है। फॉर एग्जांपल स्किन ऑफ एनिमल, स्किन ऑफ एनिमल्स, जब हम जानवरों को ज़बह करते हैं, ठीक है, उसको काटते हैं, तो उसके ऊपर का जो चमड़ा है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है
टू फॉर्म द टॉयज, बैग्स, जैकेट्स, शूज़। तो हम क्या करते हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत सारी संतों को क्या प्रोवाइड करती है जी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। ये रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो ये चमड़ा प्रोवाइड करती है जिससे खिलौने, बैग्स, इस तरह की जी, शूज़ और भी बहुत सारी जैकेट्स वगैरह ये चीज़ें बनाई जाती हैं। इन द सेम वे अगर आप सिल्क की बात करो, सिल्क किसको कहते हो, रेशम। ये रेशम के सिल्क वर्म से, रेशम के कीड़े से हासिल होता है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और ये अगर आपका जो 7वां अजूबा है शायरा कराकोरम जो है, कराकोरम जो रोड है, इसको भी इसको शायरा रेशम भी कहते हैं, सिल्क रोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान में किसकी सनत के लिए इस्तेमाल होती है, किसकी ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है, रेशम की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सिल्क जो है ये किससे हासिल होता है, रेशम किससे हासिल होता है, रेशम के कीड़ों से। और रेशम के कीड़े क्या चीज़ें हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अब ये कितने सारी इंडस्ट्री को सिल्क प्रोवाइड करता है टू फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब इस रेशम के कपड़े से आगे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं और भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिसन कंपनी को ये, ठीक है, वो मेडिसन के जो मटेरियल हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और आखिरी क्या है जी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इको सिस्टम। ये ज़रा पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ज़रा समझना है कि हर एक स्पीशी का, हर एक जानदार का माहौल के अंदर एक मखसूस किरदार होता है। हर एक जानदार का माहौल के अंदर एक मखसूस किरदार होता है। वो उस माहौल को इस्टेब्लिश करता है, उस माहौल को बनाता है। ठीक है, अगर किसी माहौल से हम किसी एक जानदार को निकाल देंगे तो वो माहौल बरकरार नहीं रह सकेगा, या उस माहौल की जो प्रोडक्टिविटी होगी, उस माहौल से की जो टोटल पैदावार होगी वो क्या हो जाएगी, मुतासर हो जाएगी। समझ आ रही कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक इकोसिस्टम है, वहाँ से आप प्रोड्यूसर को निकाल दो, वहाँ से आप किसी किस्म के प्लांट्स को निकाल दो, तो माहौल की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है या उसका जो क़याम है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इस माहौल से आप कार्निवोर को निकाल दो, गोश्तखोर को निकाल दो, तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से सारे हिरन को मार दो तो क्या होगा, हर्बीवोर ज़्यादा हो जाएंगे जो कि प्रोड्यूसर को भी ख़त्म कर देंगे। देखो ना, एक जगह है वहाँ पे शेर, पौधे और हिरन रह रहे हैं। हमने शेर को निकाल दिया, मार दिया, शिकार कर दिया, ख़त्म हो गया। तो अब क्या होगा बच्चे, अब वहाँ पे हिरन ज़्यादा हो जाएंगे। इतने ज़्यादा होंगे कि थोड़े जो हिरन होंगे वो उन प्रोड्यूसर को खाएंगे, बाकी उनकी जड़ें निकाल के खा लेंगे और ये सिरा बन जाएगा। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म in the ecosystem play important role to establish the ecosystem. If we remove one or more organism from the ecosystem, it would destroy. वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो that is all about today. Inshallah we will discuss further more in the next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.